मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, इंक्रीमेंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 10 पॉलिटिकल साइंस का लास्ट टॉपिक देखेंगे। आज हमें टॉपिक कौन सा स्टडी करना है? रोल ऑफ जुडिशरी, मतलब क्या दिया है? न्यायालयाची भूमिका। अब देखिए स्टूडेंट, रोल ऑफ जुडिशरी मतलब क्या होता है? कोर्ट। ओके, मेरे हिसाब से कोर्ट, आपने ये वर्ड या वर्क एडवोकेट, ये वर्ड आपने अच्छी से आपने इसका सीन आपने कोई भी मूवी में देख लिया होगा, है ना। मैं अच्छी एक लेटेस्ट मूवी की बात करूँ, ज़्यादा पुरानी नहीं, आज से 3 या 4 साल पुरानी, आपने ये मूवी में जॉली LLB पार्ट 2, ये मूवी में आपको पूरा समझ में आ गया होगा अगर आपने ये मूवी देखी होगी कि एक्चुअल में कोर्ट का क्या क्या किस तरह से वर्किंग होता है, क्या होता है। वैसे मेनली 3 कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्टेट कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। इस टाइप के कोर्ट होते हैं। आपका कोई भी अगर लीगल कोई भी अगर आप पे केस चलता है या कोई पुलिस कंप्लेंट होती है, फिर तो क्या होता है, तो लीगली हम बाय कोर्ट हम क्या होते हैं, हम लीगली फाइट करते हैं। देखते हैं क्या बोला है। The judiciary in India has played an important role of strengthening democracy and helping to make towards achieving objective of social justice and equality. While interpreting the provision of Constitution, the judiciary has always taken into consideration the fundamental objective of the Constitution and also intention of the Constitution makers. We will try to understand the contribution of judiciary in the regard with the help of following points. अब देखिए क्या बोला है। लोकशाहीला बळकट करण्याच्या प्रक्रियेत आणि सामाजिक न्याय व समता या उद्दिष्टांच्या दिशेने देशाची प्रगति करण्यात भारतीय न्यायालयांची भूमिका एक महत्त्वाची आहे। मतलब देखिए, उन्होंने यहाँ पे सीधे सीधे शब्दों में बोला है कि हमारे डेमोक्रेसी को और मजबूत करने के लिए जो जुडिशरी सिस्टम है, मतलब कोर्ट है, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्लेट करता है। जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल ले लो कि अगर आपका किसी के साथ अगर झगड़ा होता है या सोशली अगर आपको गवर्नमेंट का कोई अगर चीज़ पसंद नहीं आता है ना, अगर गवर्नमेंट ने कोई ये किया है, लॉ लगा दिया, अगर वो लॉ में बस मुस्लिमों का ही फ़ायदा हो रहा है या वो लॉ में बस हिंदुओं का ही फ़ायदा हो रहा है या वो लॉ में बस और किसी कास्ट का फ़ायदा हो रहा है या बस वो लॉ में बस अमीर लोगों का फ़ायदा हो रहा है, तो क्या होगा, इससे जो हमारी सोसाइटी है वहाँ पे एक इनइक्वालिटी क्रिएट होगी। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ शब्दों में बोला गया है कि आपको सबके साथ एक साथ रहना है, आपको इक्वालिटी, आपको सोसाइटी में आपको इक्वालिटी मेंटेन करनी है। तो इससे क्या होगा, अगर गवर्नमेंट ने कोई लॉ अगर पास हो गया, चाहे वो राज्यसभा में हो, लोकसभा में हो, तो वो लॉ अगर आपको ऐसा समझ में आ रहा है कि बस ये लॉ तो बस समाज के बस किसी एक ही वर्ग का फ़ायदा करेगा, तो क्या होता है, तो ऐसे टाइम में जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो इंटरफेयर करता है। उसके हाथ में इतना पावर होता है कि वो कोई भी लॉ है उसको स्टॉप करना या उसको रिज्यूम करना, यानी चालू करना, या वो लॉ को फॉलो किस तरह से करवाना, या उस लॉ को लोग फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये अगर किसी ने अगर आपके खिलाफ अगर एक्शन उठाया तो आप ये सब चीज़ें आप जुडिशरी सिस्टम देखते हैं। मतलब इससे क्या होता है कि हमारी जो सोसाइटी में एक इक्वालिटी मेंटेन रहती है। तो स्टूडेंट, अभी पहला पॉइंट देखते हैं क्या दिया है। पहला पॉइंट, संविधानाची मूलभूत चौकट, द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए इसमें क्या दिया है। संविधान प्रवाही असते, एखाद्या जिवंत दस्तऐवजाप्रमाणे उसको लिव्हिंग डॉक्युमेंट बोला आहे, त्याचे स्वरूप असते। परिस्थितीनुसार संविधानात बदल करावे लागतात आणि तो अधिकार अर्थातच संसदेला आहे। संसदेचे अधिकार मान्य करत न्यायालयाने संविधानाला तिच्या अधिकारावरील मर्यादेची जाणीव करून दिली आहे। संविधानात बदल करून संविधानाच्या मूलभूत चौकटीला, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संसदेला धक्का लावता येणार नाही अशी न्यायालयाने भूमिका घेतली। देखिए क्या बोला गया है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज डायनामिक, इट इज लिविंग डॉक्यूमेंट। मतलब देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो डायनामिक है, मतलब कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट यानी वो चेंज नहीं होगा, डायनामिक मतलब वो चेंज होगा। मतलब कि अगर हमने देखा था, है ना, ऐसे कुछ लॉज लगाए गए जिससे क्या हुआ, जो संविधान में मेंशन नहीं थे या संविधान में मेंशन थे, बट ऐसा लगा कि डे बाय डे हम लोग डेवलप होते जा रहे हैं। और आज के टाइम में अगर ऐसे कुछ रूल्स हो गए जिसको अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लग रहा होगा कि इसको चेंजेस करना चाहिए, तो क्या होगा
फिर जो राज्यसभा हो गया वहाँ पे पूरा सब लोगों का सहमति रहेगा, तब जाके वो लॉ या वो जो भी है कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी रूल है वो हम चेंज कर सकते हैं। बट इसमें क्या बोला गया है, एंड पार्लियामेंट हैज़ टू पावर टू मेक दोज चेंजेस। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज करने का पावर किसको है, पार्लियामेंट में। बट ये बोला गया है अगर कभी भी आप हमारे संविधान में कोई भी चेंज कर रहे हो तो उससे संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर यानी अभी तक हमने क्या देखा, इक्वालिटी, ये जो भी स्ट्रक्चर है संविधान के, उस संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते। तो देखिए, ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन एट द सेम टाइम स्पेसिफाइड द लिमिटेशन ऑफ दिस पावर। द जुडिशरी हैज टेकन द स्टैंड ऑफ पार्लियामेंट व्हाइल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए उन्होंने क्या बोला गया है, तो पार्लियामेंट को तो ये रोल है कि वो टाइम के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ना कुछ तो भी चेंजेस कर सकते हैं, बट वो जो भी चेंजेस करेंगे वो एक लिमिटेशन में ही चेंजेस करेंगे। जैसे कि हमने देखा है कि स्त्रियां म्हणजे अगर ऐसा एक रूल आ गया कि अगर हमारा महाराष्ट्र राज्य है, वहाँ पे अगर ऐसा रूल आ गया कि कल से बस सारे बॉयज़ ही स्कूल में जाएंगे, गर्ल्स की स्कूल कॉलेज पूरी बंद होगी, या अगर ऐसा लॉ, अगर सपोज मैं इमेजिन करने बोल रहा हूँ, अगर ऐसा लॉ अगर कर जाके राज्यसभा लोकसभा में पास हो गया, बट ये लॉ तो पूरा ही गलत है ना, तो क्या होगा, तब जाके जो हमारा हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो जाके इसमें चेंजेस करेंगी, है ना। वो जो आपकी राज्य सरकार है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनको ये वो लॉ पब्लिक में अप्लाई करने के लिए वो स्टॉप करेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप, क्योंकि हमारे संविधान ने स्त्री पुरुष को समान अधिकार दिए, गर्ल्स बॉयज़ को समान अधिकार दिए, हर कास्ट हर आदमी को उन्होंने इक्वल ये दिए। तो अगर ऐसा कोई भी अगर लॉ पास होता है जिससे संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी बेसिक स्ट्रक्चर है, अगर ऐसा समझ में आता है कि उसमें कुछ ना कुछ तो भी प्रॉब्लम होगा, उसमें अगर चेंजेस करने की बारी आएगी, तो ऐसा अगर कभी अगर लॉ अगर संसद से या पार्लियामेंट से पास होता है तो उस लॉ को स्टॉप करने का पूरा पावर सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कुछ ये है पोजीशंस है, ऐसे कुछ पर्सन्स है, वो सब इन लॉज में या सब में क्या करते हैं, टाइम टू टाइम वॉच करते रहते हैं। और अगर हमें समझ में आता है कि अगर हमारे समाज के किसी एक वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है, गवर्नमेंट अगर कोई स्कीम लाई, तो आप वो स्कीम के, आप वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो स्टूडेंट लास्ट टॉपिक देखते हैं हमारे पहले लेसन का, क्या बोला, सिग्निफिकेंट जुडिशियल डिसीजन, इसको क्या बोलेंगे, महत्वपूर्ण न्यायालयीय निर्णय। क्या बोला है, द प्रोटेक्शन प्रोवाइड टू द सिटीजन बाय फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन मेड मोर मीनिंगफुल थ्रू वेरियस डिसीजन ऑफ जुडिशरी। मतलब देखिए, टाइम टू टाइम आने पे जो हमारे हाई कोर्ट है या जो भी हमारा जुडिशरी सिस्टम है, उन्होंने ऐसे कुछ डिसीजंस लिए हैं, उन्होंने ऐसे कुछ लॉज पास किए हैं या डिसीजन लिए हम बोल सकते हैं, जिससे हमारी जो सोशल है, जो हमारी जो लाइफ है, ह्यूमन लाइफ है, उनके डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा उससे हेल्प हुई है। सम ऑफ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट विच ऑन कोर्ट हैज़ गिवन जजमेंट इंक्लूडिंग राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। मतलब देखिए, कुछ उन्होंने ऐसे लॉज पास किए, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, मतलब ये ऐसा लॉ था कि चिल्ड्रन की एक पर्टिकुलर एज होने तक वो मजदूरी का काम नहीं कर सकता है ना। मतलब कभी कभार ऐसा हम हमारे सोसाइटी में देखते हैं कि जो एक पर्सन है, वो पर्टिकुलर एज, एक या लड़का है पर्टिकुलर एज में आने के पहले ही काम करना चालू कर देता है, तो उसका मूलभूत हक क्या है कि उसको एक बेसिक उसको एजुकेशन मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने अगर कोई काम करना है तो उसका उन्होंने एक मिनिमम एज डिसाइड कर दिया कि 18 ईयर्स। ओके, उन्होंने अलग अलग रूल्स यानी अलग अलग उन्होंने लॉज पास किए, जैसे कि वुमन को आरक्षण मिलना चाहिए, है ना। जैसे कि हमने देखा था पूरे ऑल ओवर इंडिया में 33% वुमन के सीट्स रिजर्व है, हमारे महाराष्ट्र में 50% है। महाराष्ट्र ऐसा और कोई स्टेट है जहाँ पे क्या है, वुमेन्स के लिए 50% कोई भी जगह में सीट्स रिजर्व रहते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब देखो, पॉलिटिक्स देखो,
तो ये सब लॉज है, ये सब लॉज है, रूल्स है, ये सब क्या होता है सुप्रीम कोर्ट पास करता है। ये लॉज इस तरह इसलिए पास होते हैं जिससे क्या होता है कि समाज को एक नई दिशा मिले। देखिए अब कौन से राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ ऑनर ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमन, इंडिविजुअल फ्रीडम एंड ट्राइबल एम्पावरमेंट, दिस एफर्ट हैव बीन मेक द पॉलिटिकल प्रोसेस इंडियन मोर मैच्योर। देखिए क्या बोला उन्होंने, कौन से लॉज किए। त्यांना बालकांचे हक्क, मतलब देखिए कि हर एक बॉयज़ को या गर्ल्स को एक पर्टिकुलर उनका एज में क्या होना चाहिए, उनको एजुकेशन का उनको राइट है। फिर उन्होंने कुछ ऐसे लॉज पास किए कि उन्होंने बॉयज़ और गर्ल्स की उन्होंने एक शादी की एज उन्होंने फिक्स कर दी। ओके, मतलब ये अगर हमारे आज के सिस्टम में बॉयज़ का मिनिमम एज है 21 ईयर्स और गर्ल्स का मिनिमम एज है 18 ईयर्स, अगर उसके पहले अगर कोई भी पर्सन अगर जबरदस्ती शादी होती है तो क्या होता है उनके फैमिली के खिलाफ एक लीगल एक्शन लिया जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये लॉ पास ही नहीं की होती तो क्या हुआ था, आज से अगर 100-150 साल पहले बाल विवाह चालू था तो आज भी क्या हो रहा था, हम वही प्रथा को फॉलो किए रहते। बट ये गलत थी और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसके खिलाफ एक कोई लॉ बना है। व्यक्ति स्वातंत्र मतलब हर आदमी को उनकी आज़ादी है। ओके, आपको कोई भी आदमी गुलाम नहीं बना सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि हर आदमी को उसकी स्वतंत्रता, उसकी आज़ादी, उसको यानी अगर आपको यहाँ से, मैंने आपको इसके पहले भी आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि आप नागपुर में रह रहे हो, हम नागपुर में रह रहे हो, अगर आपको जाना है राजस्थान तो ये आपकी आज़ादी है, आप राजस्थान जा सकते हो। हाँ, बट आज़ादी हमको कुछ स्पेसिफाइड चीज़ों में दी है। जैसे कि अगर आपने बोला कि मुझे किसी को अगर मारना है ना, अगर आज़ादी का मतलब कुछ लोग गलत निकाल देते हैं, मुझे किसी को मारना है, मुझे किसी पब्लिक चीज़ों का या मुझे पब्लिक प्रॉपर्टी का मुझे नुकसान करना है, मुझे उनको हार्म पहुंचाना है, तो ये आपकी आज़ादी नहीं है, ये आप आपकी आज़ादी का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। अगर आपने ऐसा कभी भी किया तो आपके खिलाफ चाहे गवर्नमेंट हो चाहे अदर पर्सन हो, आपके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता है। तो आज़ादी का अलग मतलब ये है कि आपको अच्छी चीज़ें करने के लिए आपको आज़ादी दी गई है, आपको ना कि बुरी चीज़ें करने के लिए आपको आज़ादी मिली है। आदिवासींचे सक्षमीकरण यांचा त्या विषयाचा समावेश करता येतो। फिर उसके बाद कुछ ट्राइबल्स लोग थे, कुछ शेड्यूल कास्ट के लोग थे, है ना, जिनके खिलाफ कुछ अलग अलग लॉज है ना, उनके सपोर्टिंग में कुछ ऐसे लॉज पास हुए जिनसे क्या हुआ, उनको एक जीवन जीने की उनको एक नई दिशा मिली। जिससे क्या हुआ, उनके जो भी बच्चे थे, आदिवासी लोग थे, जिन्होंने हमारी जो लाइफ है, हमारे लाइफस्टाइल से बहुत डिफरेंट लाइफस्टाइल थी, तो उनको भी गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको भी पढ़ाई का, उनको भी एजुकेशन का, उनको भी जॉब का, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा उनको चांस मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। इसलिए उन्होंने कुछ अलग अलग लॉज उनके फेवर में भी बनाए। तो देखिए ये सब डिसीजन से, ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ को डेवलप करने के लिए। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा पहला लेसन पूरा फिनिश होता है। होप सो आपको ये लेसन पूरा समझ में आ गया होगा। लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको कोई डाउट जाता है तो आप ऐसे मुझे कमेंट पे पूछ सकते हो। थैंक यू। वीडियो को पूरा देखना और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ आपको शेयर करना है।